Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic we will discuss is the types of spectroscopy and the molecular energy level. Uh, Yesterday we see that what is the spectroscopy. We defined the spectroscopy and introduced that how the energy is related to the matter and matter is relevant to the energy. Now, the spectroscopy is the interaction of matter with light. So, the matter is if we discuss the types with respect to the matter, then we can say that the matter is of two types, either the matter is in atomic state or either it is in the molecular state. Then we can say that the spectroscopy is either of atomic spectroscopy or molecular spectroscopy. And if we discuss the in case of spectroscopy, that either we measure the light that is absorbed, then we say this is the absorption spectroscopy. And if we see that the light that is emit, if we discuss the light that is emitted by the substance, and we analyze it, we measure it, we give all the calculations to that light, then we will say this is the emission spectroscopy. तो क्या हुआ कि हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हम उसे दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मैटर की बेस पे करेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और लाइट की फॉर्म में हम उसे कहेंगे आइदर इट इज़ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आइदर इट इज़ द एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, तो आपका जो कोर्स है डेट इज़ द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि हमने मॉलिक्यूल्स को बेसिकली देखना है. जब हम एटम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ सपोज अगर देयर इज़ अ सोडियम मेटल, तो हर मेटल में आपको पता है कि हर किसी का अपना एक न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और वो जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं फ्रॉम द लोअर ऑर्बिटल टू हायर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल जब जंप करते हैं, तो वो जो उनकी जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, जो लेवल्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, वो चेंज नहीं होते. जो सोडियम की क्वांटिटी है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की फ्रॉम S1 टू S2, वो सेम नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक एनर्जी लेवल फॉर मैग्नीशियम और कार्बन और एनी अदर एटम. हर एटम की एटम टू एटम जो है एनर्जी लेवल डिफरेंट है. एनर्जी लेवल डिफरेंट होने की वजह से वो एक स्पेसिफिक एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या अमिट करेगा, जो कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बेस पे ही हम इनको करेक्टराइज भी कर सकते हैं. लेकिन अगर यही एटम्स जब बॉन्ड्स बनाते हैं तो ये कार्बन कार्बन मिलता है, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन करता है, या हमारे पास कार्बन कार्बन भी जब कंबाइन करता है, हम क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, उसके नेबर में जो ग्रुप्स मौजूद है उनकी बेसिस पे हर मालिक्यूल का जो एनर्जी लेवल्स हैं. अब पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, जब हम वही दो एटम्स मिलते हैं एक मालिक्यूल बनाते हैं तो आपको पता है कि क्या बन जाते हैं, फिर मालिकुलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं. ठीक है ना. तो मालिकुलर ऑर्बिटल्स में जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आइदर कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग है, आइदर आयोनिक बॉन्ड में शेयरिंग है, या अगर वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के केस में भी जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, और उसकी बेस पर जब उनके एनर्जी लेवल्स बनते हैं, आपको पता है बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स, दो तरह के बॉन्ड्स बन जाते हैं. और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल्स. तो ये मालिकुलर ऑर्बिटल्स में जब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, देन वी विल से दैट दिस इज द molecular spectroscopy. Now we can say that either it is the absorption or emission, कि अगर हम अब कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है और जो लाइट उसको दी है वो उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है, तो हमने जो लाइट दी है उसमें से कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई, अगर हम उसको स्टडी करते हैं वी विल से दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. और अगर हम उस लाइट को डिस्कस करें जो कि जब वो एक्साइटेड स्टेट पे था, एक्साइटेड के बाद वो डी एक्साइट हुआ और उसने
जो है वो emission ऑफ लाइट की, तो उसे हम कहेंगे दिस इज द emission स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी, यहाँ तक आपके पास आ गई टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से है। नाउ आवर कंसर्न इज फॉर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डील करेंगे विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम डिस्कस करेंगे कि उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कौन से होते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, वो एटम्स में भी होते हैं, आयंस में भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स में भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं आर बाउंड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया से बाहर नहीं जा सकते, जबकि उन्हें हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी नहीं मिलेगी। अब the bonding of the atoms to form molecules or solid change the orbitals that electrons can occupy, therefore also change the energies of the इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम्स दूसरे एटम से मिलते हैं, जिसकी बेस पर क्या होता है कि उनके जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी जो सी है उसमें कम या ज़्यादा होगी, जिसकी बेस पर क्या होगा, उनके ऑर्बिटल्स की जो है एनर्जी लेवल्स वो भी चेंज होंगे। तो बॉन्डेड एटम्स कैन आल्सो vibrate and the vibration will have quantized energy state के। अच्छा, वो सिर्फ ये नहीं बल्कि उसमें क्या होगा कि उसके डिफरेंट लेवल्स, एनर्जी लेवल्स कौन से हैं, वो वाइब्रेशनल भी होंगे, रोटेशनल भी होंगे और ट्रांसलेशनल भी होंगे। अब केमिकल बॉन्डिंग को मैंने जिस तरह बताया कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, तो केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स बिकॉज दे मेक द सिचुएशन मोर स्टेबल फॉर द इन्वॉल्व एटम्स। अब एटम्स जो हैं वो क्यों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो मोर स्टेबिलिटी चाहते हैं, मोर जो है उसके अंदर चेंजेस चाहते हैं, वर्सटैलिटी चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आते हैं। वैसे भी हर एटम जो से हर कायनात में हर चीज़ स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि देखिए सिर्फ आपके पास जो नोबेल मेटल्स हैं ना, जो आपके पास 8th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उन जिनके ऑर्बिटल्स फिल हैं, कम्प्लीटली फिल हैं, वो उन्हें हम इनर्ट कहते हैं कि वो जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते इधर दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्शन करना। बट अदर एटम्स कौन से हैं, बाकी जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें क्या होगा कि उसके पास डिफरेंट, या तो उसके पास ज़्यादा जिस जो आप 7th ग्रुप में कह लो तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एक लेकर आपने कंप्लीट करना चाहेगा शेल। जिसके पास एक है वो 7 लेना चाहेगा, तो चूंकि उसका 7 लेना मुश्किल है, वो फौरन से उनके पास चला जाएगा जिसके पास की एक की कमी, और दोनों मिलकर रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दिस मेक द सिचुएशन मोर स्टेबल फॉर द इन्वॉल्व्ड एटम, इसलिए बॉन्डिंग होती है। द सम एनर्जी लेवल फॉर द इन्वॉल्व्ड एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज लोअर। इसके नतीजे में क्या होगा कि जब दो एटम्स मिलेंगे तो एनर्जी लेवल्स कंबाइन होने की वजह से, बॉन्डिंग होने की वजह से, तो अब जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका जो एनर्जी लेवल है वो कम होगा। आपने पता देखा होगा आप लोगों ने कि डिफरेंट जो आपने वेस्पर थ्योरी वगैरह में देखा है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब दो एटम्स मिलते हैं तो उसके दरमियान जो यहाँ पे नीचे बनेगा आपके पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो हायर एनर्जी लेवल पर होगा। तो जब जहाँ बॉन्डिंग होगी तो उसका एनर्जी लेवल कम होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसके जब उनके दरमियान में नॉन बॉन्डिंग जो होगा उसमें उसका एनर्जी लेवल जो है वो हाई होगा और वो लेस स्टेबल होगा। As separate atoms approach each other to covalently bond, their orbitals affect each other's energy level to form the bonding and anti-bonding molecular orbitals। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब इसको और जरा थोड़ा सा हमने क्लियर कर दिया कि टाइप्स ऑर्बिटल्स की। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की कितनी टाइप्स हैं, नंबर 1 ये नीचे होना चाहिए था। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर होता है, उसके बाद यहाँ पर आता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एनर्जी लेवल पर। यहाँ पे अगर हम इसको एक एरो लगा दें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसको हम एनर्जी को शो करें, तो हम ये टाइप्स ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जी लेवल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी होती है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास आ जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से हैं, जिस तरह आप हमारे पास जब भी देखें कब बनता है, कार्बन कार्बन का फर्स्ट बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, जब आपके पास इथेन और मीथेन के अलावा अगर हम इथीन की तरफ जाते हैं, तो आप सेकंड जो ऑर्बिटल बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो एज अ रिजल्ट जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार बनेगा, और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो एज अ रिजल्ट हायर एनर्जी पर उसका
पाई स्टार बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड दिस इज द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जिस तरह से सपोज अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर मौजूद होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है उसके पास दो लॉन पेयर मौजूद है, तो दिस रिप्रेजेंट्स एज एन, इसको हम शो करते हैं स्मॉल एन से, ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड इट्स एनर्जी लेवल इज द सेम एज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। तो बॉन्डिंग के दौरान भी जो उसका एनर्जी लेवल है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो वेरी नहीं करेगा। तो यहाँ तक क्या बात की हमने कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स क्या होती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स के बाद उसमें कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो उसमें किस तरह इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो वो बॉन्डिंग से क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव करेगा। ठीक है, या किस तरह से वो उसमें एनर्जी लेवल्स और कितनी, ये तो भी हम बात करें ना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये ट्रांजिशन के स्टेट में इनके दरमियान भी एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं, जिसे भी हम आगे देखेंगे, जिसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल। अच्छा, अब यहाँ पे आगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, मॉलिक्यूल की एनर्जीज, वो बॉन्ड की बात हमने कर दी थी, अब एनर्जीज कितनी तरह की होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज क्वांटाइज्ड। कि क्या है कि आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, जो इथेन का सिग्मा से सिग्मा स्टार बॉन्ड है, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ जब उसने जाना है तो क्या है, वो कहता है कि वो जो या पाई से पाई स्टार है, तो एक बॉन्ड से, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जब वो एक नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो इसे हम कहेंगे दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर्ड हुई है, और ये क्वांटाइज्ड है, ये वेरी नहीं करेगी एटम टू एटम, वो सेम रहेगी विद, बट लेकिन क्या है कि उसका सॉल्वेंट सिस्टम भी, टेम्परेचर, सॉल्वेंट सिस्टम, वो सब सेम होने चाहिए, वो मेंशन होने चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉल्वेंट सिस्टम कंडीशंस में वो चेंज नहीं होगी। रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी, चल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बाद आती है बेसिकली वाइब्रेशनल एनर्जी, कि उससे जो लेस एनर्जी होती है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। जब हम वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हैं तो ऑसिलेटरी मोशन of atoms within a molecule, oscillatory motion of atoms within a molecule। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंटरचेंज हो रहे होते हैं, दिस इज अगेन आल्सो क्वांटाइज्ड। वाइब्रेशनल एनर्जी के बाद आती है आपके पास रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द टम्बलिंग मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज क्वांटाइज। सबसे लोअर एनर्जी इसमें रिक्वायर होती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल और वाइब्रेशनल की बात करते हैं। ट्रांसलेशन एनर्जी, टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर एनर्जी विच शो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अनक्वांटाइज्ड। and the nuclear energy stored in the nucleus of the molecule. These are different types of molecular energies. The molecular spectroscopy basically क्या हुई, the study of interaction of electromagnetic radiation with molecules based on the analysis of uh, electromagnetic radiation that is emitted, absorbed or scattered by the molecule. We can have information on the chemical analysis, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बॉन्ड लेंथ, एंगल, स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल्स। तो जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस हैं वो क्या मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से वाइब्रेशनल, और वाइब्रेशनल से लोवेस्ट एनर्जी की तरफ हम जाते हैं, रोटेशनल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कौन सी हैं, अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस सबसे जिसकी एनर्जी हाई होती है, ऑलवेज मच मोर वाइडली स्पेस्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं मच मोर वाइडली स्पेस, यहाँ पे शायद यहाँ पे एक डायग्राम बनी थी इसको, जी ये देखिएगा, ये है आपके पास, ये जो भी हम बात कर रहे थे कि ये आपके पास पाई बॉन्ड एनर्जी लेवल जो है टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। सबसे पहले जब मॉलिक्यूल बनता है तो नीचे यहाँ पे सबसे पहले एक नीचे ऐड होगी लाइन, इसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के नतीजे में सबसे पहले सिग्मा स्टार, तो एनर्जी लेवल जो है वो मैक्सिमम होगा फ्रॉम हेयर टू, दिस इज द सिग्मा से सिग्मा स्टार एक्साइटेशन हो सकती है, देखिए सिग्मा से सिग्मा स्टार, फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल टू द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है।
उसके बाद आता है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। पाई बॉन्ड जब आपके पास इथेन से इथीन की तरफ गया तो एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और जब एक पाई बॉन्ड बनेगा तो एज अ रिजल्ट पाई स्टार भी बनेगा। इसके एनर्जी लेवल जौन सा है, एनर्जी डिफरेंस जौन सा है वो पाई से पाई स्टार, ये सिग्मा से सिग्मा स्टार का था हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए पाई से पाई स्टार के लिए, इसके मुकाबले में थोड़ी कम चाहिए। और ये आपके पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन जब उसे एनर्जी मिलेगी तो उसके पास जो और अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, वो वहाँ पे एक्साइट कर सकता है। तो एन से पाई स्टार और ये एन से सिग्मा स्टार, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ने कहाँ जाना है, बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग की तरफ जाना है। जितनी उसे एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है वेवलेंथ के साथ। एनर्जी ज्यादा है, हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इसको एक्साइट करने के लिए एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो इसको जौन सा है वो ज्यादा एनर्जी की लाइट जौन सी है वो उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एक्साइट करने के लिए, जबकि इसमें एनर्जी डिफरेंस कम है। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से क्या है, कम एनर्जी की लाइट कौन सी होगी, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। E is equal hc over lambda, AE is equal hc over lambda की इनवर्स रिलेशनशिप है विद द एनर्जी ऑफ विद द वेवलेंथ, ठीक है ना। किसी भी लाइट की अगर हम वेवलेंथ की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए हम कहेंगे कि इसको जो है वो लेस एनर्जी की और ज्यादा वेवलेंथ की लाइट चाहिए होगी, और सबसे कम एन से पाई स्टार, सबसे कम एनर्जी है डिफरेंस है, तो इसलिए सबसे कम एनर्जी की लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन को चाहिए अगर वो एक्साइट करता है एन ऑर्बिटल से पाई स्टार की तरफ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सपोज अगर मैं विजिबल रीजन की बात करती हूँ, मैंने आपसे कहा था 400 से लेके 800 नैनोमीटर जोन सी है वो क्या है, विजिबल रीजन है। 400 जो है वो 800 और 400 में 800 नैनोमीटर ज्यादा वेवलेंथ है एज कम्पेयर टू 400। तो इसका मतलब है जो 400 नैनोमीटर है उसकी वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि एन टू पाई स्टार के लिए हमें किधर को मूव करना पड़ेगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ एज कंपेयर टू पाई से पाई स्टार। उसके बाद इससे कम है तो अब हमें सपोज इसको अगर 800 नैनोमीटर की लाइट चाहिए तो इसको कितनी चाहिए होगी, 700 की। इसको कितनी चाहिए होगी, दिस इज द एन टू सिग्मा स्टार। एनर्जी जो डिफरेंस ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है इसको आप कह सकते हो कि सपोज इसको जौन सी है वो चाहिए 500 नैनोमीटर की लाइट, ठीक है ना। 500 की इसको चाहिए, 500 की इसको चाहिए, उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट इसको चाहिए और सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट इसको चाहिए। क्यों ज्यादा की चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है विद द एनर्जी। और सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ क्या हम कहेंगे 400 नैनोमीटर पे। सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए वैसे 400 नहीं होता, वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब नहीं करता, वो यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है। तो इसको जो है वो लेस देन 400 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ की लाइट चाहिए होगी, जिसकी एनर्जी जौन सी है वो मैक्सिमम होगी। ये मैं क्या दिखाना चाह रही थी शायद इसमें, हाँ जी, दिस इज दी। अब पहले हम अगर इसको डायग्राम को स्टडी करें तो ये दिस इज दी, ये जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है E0 E1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी होनी है। उसके दरमियान में एक E0 से E1 क्या है आपके पास, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, V0 V1 V2 V3 V4 एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन ने E0 से E1 में मूव करना है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को जो है वहां से फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाना है, तो अब हम इसे कहते हैं, अब जो उसे लाइट चाहिए वो हायर एनर्जी की लाइट चाहिए। वो कौन सी है, यूवी विजिबल की लाइट चाहिए। अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक की बजाय वाइब्रेशनल लेवल पे एक्साइट करना है, इस तरह से ये V0 से V1 पे जाना है, V1 से V3 पे या V4 पे जाना है, उसने वाइब्रेशनल लेवल पे रहना है। तो अब इस लेवल के लिए चूंकि एनर्जी डिफरेंस कम है तो कम
एनर्जी की लाइट चाहिए। अब वो कौन सी एनर्जी है? वो IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन की लाइट जो सी है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वाइब्रेशंस। तो यूवी लाइट जो सी हमने पढ़ी थी कल, टाइप्स ऑफ लाइट पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि यूवी विजिबल जो है वो कौन सी लाइट है जो कि किस तरह की स्टडी कर सकती है, किस तरह के, जो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को स्टडी करेगी। जो IR है वो किस तरह की एक्साइटेशन को स्टडी करेगा? वो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन को स्टडी करेगा, क्योंकि एनर्जी कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है, तो लोअर एनर्जी की लाइट जौन सी है वो एब्जॉर्ब होगी, तो उसके नतीजे में मैटर के अंदर किस तरह की तब्दीली आएगी? वाइब्रेशनल लेवल तक जो है उसमें चेंजेस आएगी। और अगर हम रोटेशनल की बात करते हैं तो ये वाइब्रेशनल लेवल था V0 से V1, तो इसके दरमियान में ये क्या है? R0, R1, R2, R3। कि अगर आप इलेक्ट्रॉन ने टू एंड फ्रो कर रहा है, सिर्फ बहुत थोड़ी अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए तो एनर्जी डिफरेंस बहुत थोड़ा है, जिसके लिए बहुत थोड़ी अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा? रोटेशन होगी। और ये आपके पास रोटेशनल एनर्जी हो रही होती है जब हम माइक्रोवेव्स देते हैं, तो तब जो एनर्जी आपका मैटर एब्जॉर्ब करता है वो रोटेशनल एनर्जी की तरह की एक्साइटेशन पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो होपफुली ये आपको जौन सा है वो क्लियर हो गया होगा। इसको अब हम आगे थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं डिटेल के साथ कि ये थे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब होनी है? अब आपको आइडिया हो गया कि फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ग्राउंड स्टेट टू इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट, वो E0, E1, E3, E4, वो डिफरेंट नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी ज़्यादा होंगी। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो सी है वो एनर्जी होती है बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और टू वाइब्रेशनल के दरमियान जो अवेलेबल एनर्जी लेवल्स होते हैं उन्हें हम रोटेशनल ट्रांजिशंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मोर वाइडली स्पेस्ड हैं, देख लिया ना हमने कि किस तरह से उनके दरमियान में स्पेस सबसे ज़्यादा थी। टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन दी यूवी और विजिबल रीजन। जब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होनी है तो कब होगी? जब उसे कितनी एनर्जी मिलेगी? वो लाइट मिलेगी जिसकी एनर्जी यूवी विजिबल, यानी कि यूवी शुरू होती है 200 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक की लाइट को हम कहते हैं यूवी, और 400 से 800 नैनोमीटर की लाइट को हम कहते हैं विजिबल रेंज। जब इतनी लाइट मिलेगी तो कौन सी एक्साइटेशन पॉसिबल होगी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। देन करस्पॉन्ड्स टू फोटोन वेवलेंथ ऑफ फ्यू हंड्रेड नैनोमीटर। इसको हम वेवलेंथ को नैनोमीटर में शो करते हैं, और एनर्जी की रेंज क्या है इसकी? 10 से 18 जाउल। कॉन्सिक्वेंटली जब 10 से 18 जाउल की उसे एनर्जी मिलेगी या इतनी वेवलेंथ की लाइट मिलेगी, तो एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑलमोस्ट नेवर पॉपुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। तो एक्साइट करेगा, लेकिन वो कहता है कि रूम टेम्परेचर पे जो है वो एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेटेड नहीं होती, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस और हीट और कोलिजन की फॉर्म में जो मैटर है वो डी एक्साइट हो जाता है और वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो सी हैं, अब उसमें हम कहते हैं कि जो आपके पास एक होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पता है ना आपको, एक हर एलिमेंट में, हर मैटर में, हर मॉलिक्यूल में, चाहे आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। न्यूक्लियस के बाद जो S1, S2, S3 या K, L, M, N शेल होते हैं। तो अब उसमें जो बाहर वाला होता है ऑर्बिटल, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एनर्जी उसे मिलती है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी एक्साइट करने की होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होगी ना। वैलेंस शेल में जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन, उसकी सबसे प्रोबेबिलिटी उसकी होगी कि वो जल्दी से एक्साइट होकर जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। जबकि इनर शेल के लिए, उसको एक्साइट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इनर शेल को एक्साइट के, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी की लाइट चाहिए होगी, और वो कौन सी एनर्जी होती है? वो एक्स रे की रेडिएशन होती हैं जो कि आपको एब्जॉर्ब करती हैं हायर एनर्जी लेवल की एक्स रेज, जिसके नतीजे में इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो एक्साइट होते हैं। और आउटर शेल के केस में अब हमारा जो यूवी विजिबल का कंसर्न है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वो है यूवी विजिबल का, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल पे जाना है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तक आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आ गए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी आपने डिस्कस, मैंने अभी बता दिया आपको डिटेल से कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अगर वो डबल बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद, डबल बॉन्ड एटम है, तो फिर क्या होगा? पाई से पाई स्टार, या फिर तीसरी सिचुएशन क्या है? एन से सिग्मा स्टार या एन से पाई स्टार। ऑल दीज आर द पॉसिबल ट्रांजिशंस may be present in the
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है ना, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसमें ये मौजूद होंगी। अब सिग्मा से सिग्मा स्टार, अभी हमने यहाँ देखा था कि सिग्मा से सिग्मा स्टार की जो थी वो आपके पास सबसे जो डिफरेंस था वो सबसे ज्यादा था ना, सबसे लोवेस्ट पे सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था और सबसे हाई पे सिग्मा स्टार था। तो दिस इज द हाई एनर्जी ट्रांजिशन। दिस इज जो सिग्मा बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और कहाँ पे बॉन्ड मौजूद होता है, जब सैचुरेटेड एटम्स हाइड्रोकार्बन में मौजूद होता है। और दिस इसको कितनी बहुत हाई एनर्जी की और बहुत शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जो है वो इस तरह की एक्साइटेशन के लिए रिक्वायर होती है, जो कहाँ फॉल करती है, यूवी रीजन में फॉल करती है। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होती है, ये पाई से पाई बॉन्ड कहाँ मौजूद होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मौजूद होता है। दिस टाइप अकर एट longer of the wavelength than sigma to sigma star transitions, and alkenes, alkynes and carbonyl compounds contain this type of transitions। इसमें alkene आ जाती हैं, alkyne आ जाते हैं, और कार्बोनाइल में भी आपके पास पाई बॉन्ड मौजूद होता है। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस कहाँ पे मौजूद होती हैं, इन सैचुरेटेड कंपाउंड अल्कोहल, जिस तरह से ना मिथनॉल है CH3OH। तो अब जो है सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर मौजूद है, तो इस तरह प्रोबेबिलिटी है कि जब उसे हायर एनर्जी की लाइट मिलेगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, सिग्मा स्टार में चला जाएगा। तो इसको जो है वो हाई एनर्जी चाहिए होती है और शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए होगा, और ये किस में अनसैचुरेटेड इन ये इट अकर्स इन saturated alkyl halides, that energy required for n to sigma star transition decreases with increase in the size of the halogen atom। halogen atom का size जितना, अगर हम सिर्फ अल्काइल हेलाइड की बात करें तो जितना हाइड्रोजन एटम का साइज क्या कहते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के सबसे ज्यादा, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट सबसे कम होता है उसके लॉन पेयर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इजीली जो है वो एक्साइट करने, उसको आसानी होगी और ज्यादा एक्साइट करने में। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ पर पाई जाएगी, इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विच कंटेनिंग हेटेरो एटम्स like unshared pair of electron। unshared electron on heteroatomic side pi star level, energy of n to pi star transition जो है वो less है than energy of the other transitions and occur at the longer wavelength and the comparatively less energy जो है वो require होती है। ठीक है जी, ये उसने मजीद अभी अपने डिस्कस भी कर लिया कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस की, और उसमें ये सबसे, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि ये सिग्मा से सिग्मा स्टार, उसके बाद एन से सिग्मा स्टार, फिर इसको और लेस एनर्जी और इसको सबसे कम एनर्जी डिफरेंस मौजूद है, कम एनर्जी की और हायर वेवलेंथ की लाइट चाहिए होगी। ये इसने मजीद बता दिया कि आपके पास ये किस तरह के कंपाउंड्स में मौजूद होता है, कार्बोनाइल में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन कंपाउंड में, दिस इज अल्कीन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्काइंस, और ये अल्केन में मौजूद होगा। ठीक हो गया। वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस अकर इन द हायर रीजन, हमने डिस्कस कर लिया था, एज वेव एट वेव नंबर ऑफ फ्यू हंड्रेड रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, इसको हम इसमें हम शो करते हैं वेव नंबर के फॉर्म में, और पर सेंटीमीटर में हम इसको शो करते हैं। दिस करस्पाउंड टू फोटोन एनर्जी ऑफ 10 to 20 जॉल in the harmonic oscillator approximation, treating the molecule as two marble connected by a spring। जिस तरह हम वो कहते हैं कि दो मार्बल्स को हम किसी उसमें कर देते हैं, थ्रेड के साथ लगाएं और वो एक दूसरे की तरफ ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। द एनर्जी लेवल्स इन दिस केस आर इक्वली स्पेस्ड, दे आर सेपरेटेड बाय HC फैक्टर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इक्वेशन, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए, ये एक, ये सबसे जो आपके पास E0 से E1 इसका था लार्जली स्पेस्ड एनर्जी लेवल, उसके दरमियान में ये इनके दरमियान एनर्जी लेवल जो है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल लेस एनर्जी चाहिए होती है, IR की रेडिएशन एनफ होती है। ट्रांसलेशनल एक्साइटेशन एनर्जीज ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल करस्पाउंड टू माइक्रोवेव रीजन। मैंने अभी आपको बताया था कि वो एनर्जी जो कि माइक्रोवेव्स, जब हम रेडियो वेव से छोटी, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है, सेकंड लास्ट नंबर पे जो एनर्जी आती है वो माइक्रोवेव की आती है। तो माइक्रोवेव की एनर्जी जो सी है, एज अ रिजल्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस माइक्रोवेव रीजन क्या होगा, मालिक्यूल्स में, मैटर में क्या होगा, जस्ट जो है वो आपके पास रोटेशनल लेवल पे जो है वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगी, और एज अ रिजल्ट एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी स्केल फॉर रोटेशन इज मच लेस देन दैट ऑफ द वाइब्रेशंस।
Each vibrational level has rotational bands built on it. Rotation is a kind of angular momentum, and angular momentum in quantum mechanics is always associated with two quantum numbers. One of the size of the angular momentum vector, in this case j, and one of the projection of this vector onto fixed axis in space, simply इसको हम usually call the z axis. Along this is completely arbitrary. इसमें सिंपल आपने जो देखने वाली बात है, आपकी कंसर्न वाली बात है, वो ये कि यहाँ पर जो आप ये वो इसके दरमियान जो एनर्जी लेवल है रोटेशनल एनर्जी लेवल है, और अब आपके पास ये देखिए, ये आपके पास क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ मूव करना, जस्ट टू एंड फ्रो करेगा ऐसे, ठीक है। तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करेगा, और एनर्जी की ट्रांसफ़र की वजह से उसके अंदर जो है वो, लेकिन उसमें क्या होगा, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगी, जस्ट वो जिस तरह में हम माइक्रोवेव भी यूज़ करते हैं ना, उसमें हम चीज़ को सिर्फ गर्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें उसकी एक्साइटेशन, हाँ, जहाँ पे अब आपके पास हम कहते हैं प्लास्टिक का कंटेनर माइक्रोवेव में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से बनते हैं, केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जहाँ पे फ्री रेडिकल्स अवेलेबल हो। अदरवाइज जो है वो माइक्रोवेव जो है वो हम इसको इको फ्रेंडली मोड ऑफ रिएक्शंस भी कहते हैं, जैसे मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि साउंड वेव्स को भी हम आजकल यूज़ करते हैं एज इको फ्रेंडली मैटर, इको फ्रेंडली मेथड फॉर सिंथेसिस और प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर। तो अभी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो पढ़ी वो यूवी विजिबल, यानी कि हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने यूवी को डिस्कस कर लिया कहाँ यूज होगी, हमने आईआर को डिस्कस कर लिया कहाँ होगी, माइक्रोवेव को डिस्कस कर लिया। तो हर मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस कौन सा है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियस मौजूद है, वो न्यूक्लियस जो है वो उसमें किस तरह से चेंजेस आती है, जब एनर्जी उसको मिलती है तो किस तरह की उसमें चेंजेस आती हैं। तो वहाँ पे हम उसे कहते हैं कि एनएमआर, और इसमें हम देखते हैं कि द बिहेवियर बेस्ड ऑन द बिहेवियर और न्यूक्लियर स्पिन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अब हम जो न्यूक्लियस का बिहेवियर है वो हम स्टडी करते हैं जब हम उसे कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियर स्पिन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद अ क्वांटम नंबर। इसको हम जो कहते हैं वो हम आई के साथ शो करते हैं। न्यूक्लियस की स्पिन को हम किससे शो करते हैं, क्वांटम नंबर से, और उस क्वांटम नंबर को हम किस में शो करते हैं, आई से। अब क्या कहता है कि विद द वैल्यू ऑफ आई, जो आई है जो उसका क्वांटम नंबर है, कि उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन मूव कर रहा है या उसके ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, जिसकी बेस पर उसका जो है वो क्वांटम नंबर वेरी करेगा। उसकी बेस पर वो हम देखते हैं कि वो जो है हर न्यूक्लियस का अपना एक बिहेवियर होगा ना। तो इसलिए अब हम इसे हम कहेंगे, या तो ये अगर हम सिर्फ सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को देखें, तो हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर सिर्फ क्या मौजूद है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से उसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होगा कि दिस इज सिंपलेस्ट। और इस तरह का न्यूक्लियस जौन सा है उसमें उसकी अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसने अलोंग द फील्ड मूव करेगा या उसके ऑपोजिट जो है वो मूव करेगा। तो इस तरह की अगर हम इस तरह के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं प्रोटॉन एनएमआर, ठीक है ना। तो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सिर्फ हम एक न्यूक्लियस को स्टडी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन। तो अगर हम कार्बन के न्यूक्लियस को देखते हैं, कार्बन के न्यूक्लियस का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद रिस्पेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट इन्वायरमेंट, उसके नेबरहुड में डिफरेंट तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन वो है सब कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए, ठीक है ना। इसको एक दो हेटेरोएटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बहुत सिंपल से अदर नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ मेटल्स कौन से वहाँ पे नॉन मेटल्स मौजूद नहीं है। तो जब हम उस तरह के न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, तो अगर आपको कार्बन का है तो हम कहते हैं C13 NMR। तो कार्बन का NMR है या प्रोटॉन का NMR है। तो ऑन द टू न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ द टू न्यूक्लियस अ वास्ट जो फील्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो उसकी स्टडी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वो स्टडी की जा सकती है और हम करते हैं, और इसी की बेस पर वो कंफर्मेशन होती है
बहुत सारे न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीमर्स की, कंपोजिट्स की, एटसेट्रा। तो क्या होगा, न्यूक्लियाई हैव 3 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट होती है, या तो लॉन्ग द फील्ड होती है, ऑपोजिट टू द स्पिन होती है, मैग्नेटिक फील्ड के जो उसे अप्लाई किया है उसके ऑपोजिट जा रहा है, उसके लॉन्ग जा रहा है, या वो स्टेशनरी है। फॉर रीजनेबल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ द सेपरेटिंग बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्ड्स टू रेडियो फ्रीक्वेंसी फोटोन। अब जो न्यूक्लियस को वो कहता है कि न्यूक्लियस की जो स्पिन है उसको चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। उसकी जो एनर्जी जो है वो बहुत थोड़ी सी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहिए वो क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स ही जो है वो एनफ है, लेकिन विद द मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस हैं, अब हमने जो कल पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, ड्यूअल नेचर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। दोनों फील्ड्स कौन सी, सेम इन फेज होती हैं और परपेंडिकुलर टू वन अनदर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप करेक्टरिस्टिक्स इस तरह हमने कल पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो दीज आर कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। ये फोटोन्स कैसा करते हैं, ये बिहेव करते हैं पार्टिकल लाइक भी और वेव लाइक भी। इन दी एक्स जेड प्लेन, एक्स और जी प्लेन में, एक्स और जी प्लेन में देर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या है, ऑसिलेटिंग फील्ड होगी ई। और इन दी वाई जी प्लेन, y और z प्लेन में क्या है, वो कहता है देयर इज अ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप कोई से भी कह सकते हैं कि ये कौन सा है हमारे पास, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो है उसके परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। बोथ आर इन फेज, जब इसका क्रस्ट है तो इसका भी क्रस्ट है, जब इसका ट्रफ है तो इसका भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी ट्रफ है, ठीक है। तो बोथ आर इन फेज बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फिर ये भी हमने कल देखा था, दिस इज अनदर वे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल के उसकी जो एनर्जी है वो जा रही है इधर को हाई हो रही है, ठीक है ना। एनर्जी किस तरह को इंक्रीज कर रही है, फ्रॉम दिस इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड वेवलेंथ किधर को इंक्रीज कर रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये वेवलेंथ कौन सी है, देखें ये इंक्रीज कर रही है, और ऐसा ऐसा जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा होती जा रही है आपकी वेवलेंथ कौन सी है वो कम होती जा रही है। उसने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली स्केल क्या है कि रेडियो वेव्स जिस तरह हमारी बिल्डिंग्स हैं तो उसकी जो देखें एक ही क्रस्ट और एक ट्रफ है, जबकि माइक्रोवेव कौन सी है वो जस्ट लाइक द ह्यूमन साइज है। आईआर रेडिएशन का साइज जो है वो ये आपके पास ये एक हनी बी की तरह है, और विजिबल और यूवी का जो विजिबल रीजन है वो आपके पास एक, जो आपके पास इसकी जो वेवलेंथ है और उसकी जो एनर्जी है वो जितनी आप एक नीडल पॉइंट की है वो है। यूवी के लिए हम कहते हैं प्रोटोजोआ को जिस तरह हम नहीं देख सकते, हमें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता ना, तो इस तरह से इसके जो वेवलेंथ है वो इतनी आ रही होती है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं, और एक्स रेज को हम, एटम्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो एक्स रे एनर्जी, और जब एटम के न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई को जब हमने देखना होता है तो फिर हमें गैमा रेज और ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है वेवलेंथ। तो दिस इज जो है वो जो आपके जस्ट फॉर योर अप्रॉक्सीमेशन डिफरेंट, एक अच्छी सी स्लाइड मिली थी। अच्छा, अब यहाँ से मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लाइट दी है, और ये यहाँ से E1 में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से E2 पे चला गया, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और अब हमने अगर इस स्टडी को, इस लाइट को एब्जॉर्ब स्टडी किया कि कितनी ये जो लाइट दी थी इसमें से कितनी एब्जॉर्ब हो गई, तो अगर हम एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करते हैं तो ये क्या होगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर हम इसको देखते हैं कि उसने जो एब्जॉर्ब यहाँ से ये एक्साइट हो गया था, अब इमिट क्या किया है, उसकी एनर्जी कैसी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अब हम इसे कहते हैं दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वही हमारे पास कल वाला था। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जब है वो एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होने के बाद अभी मैंने जिस तरह बताया कि उस एक्साइटेड ही नहीं रहना बल्कि एक्साइट होना है। तो जब उसे डी एक्साइट होना है तो उसके नतीजे में क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। पहले वो एक्साइट किया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, हायर एनर्जी लेवल से वो डी एक्साइट होना चाहता है, स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, तो वो रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने की बेसिकली दो हमारे पास, हम देखते हैं ना कि जब वो आइदर वो कोलाइड करेगा एक दूसरे के साथ अपनी, जब हम एक बॉल को एनर्जी देते हैं दूसरे बॉल के साथ उसे हिट करते हैं, तो क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि एक बॉल, जो पहले बॉल था जिसको हमने हिट किया था वो स्टेशनरी हो गया और दूसरा वाला जो है वो मूव ऑन हो गया, अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर दी। या सेकंड केस में क्या होता है
कि दोनों ही जौन से हैं वो स्लो फॉर्म में मूव, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जौन सी है वो शेयर कर लेते हैं, दोनों हल्की उनकी जो पहले स्पीड थी पहले वाले बॉल की उसकी कम हो जाएगी और दोनों ही जौन से हैं वो स्लो मूवमेंट में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कि रिलैक्स होने के कितने तरीके। द एक्साइटेड मॉलिक्यूल कोलाइड विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल एंड ग्रेजुअली ट्रांसफर इट्स एक्सेस एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी। एज अ रिजल्ट द सैंपल एज अ होल बिकम वार्म। So energy gained by the molecule by absorption of radiation may be lost by emission of radiation. Second case क्या होता है कि जब वो दो एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो हीट की फॉर्म में एनर्जी करने की बजाय क्या करता है, स्मॉल लाइट की फॉर्म में एनर्जी को जो है वो अमिट करता है। तो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी जौन सी है वो जो है अमिट होती है और वो रिलैक्स हो जाता है, डी एक्साइट हो जाता है। अब जो अमिशन रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी है जब वो निकलती है तो फर्दर इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। Now what is the fluorescence and what is the phosphorescence? तो फ्लोरेसेंस क्या होती है, द शॉर्ट लिव्ड एमिशन दैट अकर्स इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस, कि फौरन ही जब लाइट उसने दिया एक्साइट हुआ और फौरन ही उसकी फॉर्म में लाइट निकल आती है और वो कुछ देर के बाद अमिट होकर विद इन टाइम स्केल उसका क्या है 10⁻⁵ सेकेंड या इससे भी कम टाइम में वो लाइट अमिट होती है। तो हम कहते हैं दिस इज द, बहुत थोड़ी देर के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहा है और फिर वो फौरन ही डी एक्साइट हो गया। इस तरह की अगर वो लाइट को अमिट करता है तो हम कहते हैं फ्लोरिसेंस हो रही है। और अगर वो क्या ल्यूमिनिसेंस या फास्फोरिसेंस क्या होती है कि अगर वो लॉन्गर टाइम लास्टिंग के लिए वो रहा है ल्यूमिनिसेंस और एमिशन दैट इज मच लॉन्गर लास्टिंग इज कॉल्ड द फास्फोरिसेंस, कि फॉर सेवरल मिनट्स टू सेवरल आवर्स भी वो उसमें एक्साइट करता रहता है। ये जो आपके मोटरवे के साथ साथ रात के वक्त आप हम लोगों ने सफ़र किया होगा तो येलो कलर की लाइट जो है वो सारे दिन भर लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और रात को वो अमिट कर रहे होते हैं, तो वो फास्फोरिसेंस का नतीजा होता है। तो फ्लोरेसेंस इज मच वाइडली यूज्ड फॉर केमिकल एनालिसिस देन फास्फोरिसेंस। तो फास्फोरिसेंस जो नॉर्मल हम रूटीन लाइफ में यूज कर रहे होते हैं और फ्लोरेसेंस को हम यूज करते हैं इन द केमिकल एनालिसिस। अब एक दफा मॉलिक्यूल डीएक्साइट हो जाता है देन द मॉलिक्यूल रिवर्ट्स टू द ग्राउंड स्टेट एंड इज रेडी टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन वंस अगेन। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। हाउएवर द emitted रेडिएशन इज स्कैटर्ड इनटू द सराउंडिंग इन द रैंडम डायरेक्शन। गॉट इट। अच्छा, ये क्या है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने कल इक्वेशन की थी, क्या थी, एनर्जी इज इक्वल hc ओवर लैम्डा। उसी की डिफरेंट थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैंने दो तीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बाकी आप लोग अपनी बुक्स में से चेक कर लीजिएगा। इफ द वेवलेंथ ऑफ द कॉस्मिक रे, वेवलेंथ दी हुई है इतने नैनोमीटर है, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड द एनर्जी। सिर्फ क्या दिया है आपको, वेवलेंथ दी हुई है। तो वेवलेंथ अगर आपके पास है तो आप फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं, आप वेव नंबर भी मालूम कर सकते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर आ जाएगा तो एनर्जी भी आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वेवलेंथ कितनी दी है, 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर। नैनोमीटर से को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नैनो को 10⁻⁹ आ जाएगा तो मीटर में -13 आ गया। तो आप जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 ओवर प्रोपोर्शनल है 1 ओवर लैम्डा के, और एच सी ओवर आपके पास वो सी ओवर प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो वो सी ओवर लैम्डा आ जाएगा आपके पास। जो फ्रीक्वेंसी आ गई सी ओवर लैम्डा। बाय पुटिंग द वैल्यूज तो आपके पास लैम्डा सी की वैल्यू क्या है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर। यहाँ पर आपके पास 10⁻⁻13 है, इसको आपने किया तो ये बन गया 3 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 21 हर्ट्ज आ गया। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास इसी तरह से वेव नंबर भी उसने कहा कि 1 ओवर लैम्डा के इक्वल है, 1 ओवर ये तो 10⁻13 आ गया आपके पास पर मीटर, आपके पास वेव नंबर आ गया। और एनर्जी E इज इक्वल एच म्यू, फ्रीक्वेंसी में अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो ये आपके पास है 6.63 10⁻⁻34, ये एच प्लांक्स कांस्टेंट है। 3 वेलोसिटी ऑफ लाइट hc ओवर लैम्डा, ये लैम्डा उसने किया, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे लेकिन हमने उसको चेंज किया। फ्रीक्वेंसी इसने ये लगाई है 3 × 10⁻21। तो ये आपके पास दिस इज द एनर्जी आ गई कि ये इसकी एनर्जी है। ठीक है। सेकंड है कि इफ द एनर्जी ऑफ द वेव इज 3 मेगाजॉल देन फाइंड द वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी दी हुई है और आपने ये बाकी चीजें इसमें से कैलकुलेट करनी है। E इज इक्वल एच म्यू, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी किस तरह से, E ओवर एच को कैलकुलेट करके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या, एनर्जी हमारे पास आ गई, एनर्जी से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो अब हम सी ओवर जो फ्रीक्वेंसी है हमने कैलकुलेट की है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा आ जाएगा, और जब हम वेव नंबर करेंगे तो 1 ओवर लैम्डा जब हम करेंगे तो ये हमारे पास इसका वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट एंड लास्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, हाँ जी, है दिस इज द if the wave number of a wave is 10 per centimeter, then wave number दिया हुआ है, wave number दिया हुआ है और आपने lambda wave frequency and energy determine करनी है। तो lambda is equal 1 over wave number, इतने मीटर आ गया, 0.1 सेंटीमीटर या 0.001 मीटर आ गया। तो c इज इक्वल एच म्यू लैम्डा म्यू से फ्रीक्वेंसी c ओवर लैम्डा कर लेंगे आप, और फिर आपके पास ये आ गई E इज इक्वल एच म्यू फ्रीक्वेंसी सेट करके। अब उसने ये कहा है इन किलो जाउल पर मोल एनर्जी आपने बतानी है, ये पहले जाउल आया ना, किलो जाउल पर मोल बताना है। तो किलो करने के लिए आपने इसको 1000 में, ये जाउल से किलो जाउल में कन्वर्ट किया, और पर मोल, एक मोल में कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस होते हैं, 6.02 एवोगैड्रो नंबर आ गया ना, 6.02 10⁻23 कि एक में एक की एनर्जी ये है तो 6.02 की एनर्जी ये होगी, और पर जो है वो किलो में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके। तो ये आपके पास आ गया 119.73 इंटू 10⁻³ किलो जाउल पर मोल में एनर्जी आ गई है। इसको हम एनर्जी की जो है जाउल और किलो जाउल पर मोल में भी इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। अब इससे रेलिवेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट क्लास में, ये आपसे बेहतर ये है कि आप आज ही इसको सुन के आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसी वक्त अगर किसी और स्टूडेंट को वो क्लियर होता है तो वो उसका रिप्लाई कर दे, अगर किसी स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं करेगा तो फिर मैं आपको उसको क्वेश्चन आपका क्लियर कर दूंगी। तो आप रिटर्न की बजाय, टेक्स्ट की बजाय मुझे वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिएगा जो भी किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।